तो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। शुरू करेंगे 16 और 17 अक्टूबर 2023 के एनालिसिस। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं मैं एक एक करके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊंगा, क्या क्वेश्चन उसमें पूछा जा सकता है वो भी आपको बताऊंगा। तो बने रहिए एनालिसिस के साथ। मैप में आज हम इक्वाडोर का मैप देखेंगे, मैं आपको उसका रीज़न ही बताऊंगा कि क्यों हम इक्वाडोर का मैप देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम करेंगे, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 17 अक्टूबर के एनालिसिस के साथ। जो पहली न्यूज़ है फ्रंट पेज की, वह सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिफर्ड दिस इलेक्टोरल बॉन्ड्स केस टू 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो केस था उनके पास, उसको 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास भेज दिया है। उन्होंने ये कहा है कि चूंकि इशू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए 3 जज या 2 जज या 1 जज इसका डिसीजन नहीं लें। इससे बेटर है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इसका डिसीजन ले, ताकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर पे हमको एक ज़्यादा वेरीड व्यू पॉइंट मिल सकें। क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम? आप सबको पता होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2018 में, और इस स्कीम के आने के बाद एनॉनिमस पॉलिटिकल डोनेशंस जो हैं वो एक रूल बन चुके हैं। एनॉनिमस पॉलिटिकल डोनेशन मतलब कि आपको ये नहीं पता चलेगा कि किसने डोनेशन किया है, ठीक है ना। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है? तो इलेक्टोरल बॉन्ड नाम से ही क्लियर है कि एक बियरर, मतलब एक तरीके से डेट इंस्ट्रूमेंट है ना। मतलब आपने किसी को एक तरीके से प्रॉमिसरी नोट है इलेक्टोरल बॉन्ड, एक तरीके से प्रॉमिसरी नोट है जो कि पेबल होता है टू द बियरर ऑन डिमांड, है ना। तो मतलब कि आप एक इलेक्टोरल बॉन्ड लेंगे, फिर आप जाकर के इसको सबमिट कर देंगे किसके लिए? एक पार्टी के अकाउंट में, फिर वो पार्टी चाहे तो उसको भजा करके पैसे ले सकती है, ठीक है ना। अब कौन एलिजिबल है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए? सबसे पहली बात तो एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो एलिजिबल कौन है पॉलिटिकल बॉन्ड्स के लिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए? तो केवल रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज ही एलिजिबल होती हैं। केवल रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज ही एलिजिबल होती हैं फॉर रिसीविंग दिस इलेक्टोरल बॉन्ड्स। However, there are certain criteria that political parties must meet. सबसे पहला जैसे क्राइटेरिया है कि दे मस्ट बी अ रजिस्टर्ड पार्टी। इसके अलावा सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के अंदर उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ठीक है ना। दूसरा इनका एक इंपॉर्टेंट चीज है कि द पार्टी मस्ट हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 1% ऑफ द वोट्स पोल्ड इन द मोस्ट रिसेंट लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शन। तो रिसेंट जो स्टेट असेंबली या लोकसभा के इलेक्शन हो उनमें कम से कम 1% वोट उनको मिलना ज़रूरी है, ठीक है। कौन कौन से डिनोमिनेशंस अवेलेबल हैं? तो जो डिनोमिनेशंस अवेलेबल हैं वो 1000 से लेकर के 1 करोड़ तक के डिनोमिनेशंस अवेलेबल हैं। ऑथराइज्ड बैंक की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द ओनली ऑथराइज्ड बैंक टू सेल दीज बॉन्ड्स, ठीक है ना। एंड कौन कौन ले सकता है? तो या तो एक सिटीजन ले सकता है इंडिया का, या एक बॉडी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया एंड इज एलिजिबल टू परचेज द बॉन्ड। तो एक या तो सिटीजन हो या बॉडी हो, तो कोई भी ले सकता है। इसके अलावा जॉइंटली और मिल करके भी आप ले सकते हैं, जॉइंटली या इंडिविजुअली आप ले सकते हैं। एंड किसी भी वैल्यू में ले सकते हैं, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। तो 1 करोड़ तक का है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ले सकते हैं। इनकी जो लाइफ होती है वो 15 डेज की रहती है, मतलब कि आप एक जैसे लेंगे तो उसके बाद 15 दिनों के अंदर आपको सबमिट करना पड़ेगा, है ना। द बॉन्ड्स शैल बी अवेलेबल टू परचेज फॉर अ पीरियड ऑफ 10 डेज। 10 दिनों के लिए ही ये बॉन्ड्स बिकते हैं, जनवरी में, फिर अप्रैल में, फिर जुलाई में, फिर अक्टूबर में। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट जब स्पेसिफाई करे तो भी आ सकते हैं। एंड ये इन कैश हो सकते हैं एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा ही, केवल एक डेडिकेटेड डेजिग्नेटेड अकाउंट में, जो कि ऑथराइज्ड बैंक में उनको खोलना पड़ेगा वहां पर जाकर के, ठीक है ना। अब क्या क्रिटिसिज्म है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहला क्रिटिसिज्म है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। इनका ये कहना है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अपनी डोनेशंस तो डिस्क्लोज करती हैं इसके अंतर्गत, लेकिन ये किसके द्वारा डोनेशंस आई हैं वो डोनर्स एनोनिमस रहते हैं। तो एनोनिमिटी इन द डोनर्स, उनके बारे में डिटेल नहीं पता चलती। तो कई बार क्या होता है कि जब अनोनिमिटी है डोनर्स में, तो भैया कोई काला धन को सफ़ेद करना चाहे, मनी लॉन्ड्रिंग करना चाहे तो वो भी कर लेगा। कोई बिजनेसमैन अगर दे रहा है पैसा अपने उल्लू को सीधा करने के लिए, अपने उल्लू को सीधा करना मतलब अपने बेनिफिट के लिए, तो वो भी नहीं पता चलेगा। तो ऑल दिस थिंग्स आर द इशूज़। इसके अलावा उन्होंने दूसरा जो डिसएडवांटेज है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, वो है अनइक्वल एडवांटेज टू द रूलिंग पार्टी। जो रूलिंग पार्टी होती है उसको अनइक्वल एडवांटेज मिलता है। एक मतलब कहना चाहिए कि आपने देखा होगा, रिपोर्ट्स भी आई थी कि लगभग 90%, 94% जो कलेक्शन है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का वो केवल रूलिंग पार्टी को गया। तो अब सोचो कि जब 100 रुपये जा रहे हैं डोनेशन में, उसमें से 94 रुपये केवल एक पार्टी को जा रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, केवल किसको बेनिफिट देता है? जो रूलिंग पार्टी, क्योंकि ऑब्वियस बात है सब रूलिंग पार्टी के फेवर में रहना चाहते हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी को ये बाईपास करता है ना। दूसरे तरीके की जो पॉलिटिकल फंडिंग होती है उनमें इलेक्शन कमीशन
ऑफ इंडिया का अप्रूवल चाहिए, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अप्रूवल नहीं चाहिए वैलिडेशन के लिए। तो ये अंडरमाइन करता है इलेक्शन कमीशन के ओवरसाइट को। इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आने के पहले एक कैप थी कि कंपनी कितना डोनेट कर सकती है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। कंपनीज पहले 7.5% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इन द प्रीसीडिंग 3 ईयर्स, पिछले 3 सालों के एवरेज का केवल 7.5% तक ही कर सकती थी। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंपनीज एक्ट 2013 को अमेंड कर दिया और इस अपर लिमिट को हटा दिया। तो इसके बाद अनलिमिटेड फंडिंग, कॉर्पोरेट फंडिंग के डोर्स भी ओपन कर दिए इंडिया में। तो एक बहुत बड़ा इशू है ये। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या डिसीजन लेता है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया है 26 वीक प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने का जो अभी केस था। मैंने इसके ऊपर डिस्कशन भी किया था आपसे कि दो तरीके के राइट्स, मतलब एक तरीके से मतलब कॉन्फ्लिक्ट था दो प्रिंसिपल्स का। एक प्रिंसिपल जो ये है कि विमेन के पास ऑटोनॉमी है, अपनी बॉडीली ऑटोनॉमी है, वो जब चाहे तब अबॉर्ट कर सकती है, क्योंकि उसको अगर वो अपने नहीं चाहती तो ये उसकी मर्जी है ना। ये फर्स्ट व्यू पॉइंट था, आइडियोलॉजी थी। सेकंड जो व्यू पॉइंट था वो ये था कि क्या उस अनबॉर्न चाइल्ड के क्या वो फीटस है, क्या हम उसको एक लाइव इंसान की तरह ट्रीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, एंड उसकी लाइफ कितनी मैटर करती है, एंड क्या उसके राइट्स हैं या नहीं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने फेवर में किया है फिटस के, और ये कहा है कि अब दिक्कत ये नहीं है कि वो अब नॉर्मल फीटस है या लाइफ को थ्रेट है फीटस के और मदर के, ऐसा कोई इशू नहीं है। केवल इन केसेस में ही हम ये देख सकते हैं कि अब मतलब अबॉर्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। नाउ इट इज़ नॉट अबाउट ऑल दिस थिंग, नाउ इट इज़ अबाउट द राइट्स ऑफ दैट अनबॉर्न चाइल्ड। उसको हम इस तरीके से डिनाई नहीं कर सकते। एंड एक विमेन जो है वो इट कैन नॉट क्लेम एन एब्सोल्यूट ओवरराइडिंग राइट टू अबॉर्ट, है ना। एक एब्सोल्यूट ओवरराइडिंग राइट टू अबॉर्ट हम किसी विमेन को नहीं दे सकते हैं, स्पेशली जब एम्स के मेडिकल बोर्ड तक ने ये कंफर्म कर दिया है कि इस प्रेगनेंसी से कोई इमीडिएट डेंजर नहीं है टू द लाइफ ऑफ द मदर और फीटस। तो ये रीज़न दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है कि नहीं इस कारण से हम नहीं कर सकते। आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। तो यहाँ पे लास्ट पेज में अगर आप मेरे आओ तो लास्ट पेज में है कैंसर सेल्स कैसे सर्वाइव कर जाती हैं कई बार कीमो को भी, है ना। कीमो आपको पता, कीमोथेरेपी होती है, एक कैंसर का इलाज माना जाता है कीमोथेरेपी को, बट कई बार कैंसर सेल्स कीमोथेरेपी को भी रेजिस्ट कर लेती हैं। वो कैसे करती हैं वो उसके बारे में ये आर्टिकल है। बहुत ज़्यादा साइंटिफिक आर्टिकल है इसलिए हम उसमें नहीं घुसेंगे, लेकिन कुछ जो टर्म्स आपको जानने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ आप देख लीजिए, कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स होते क्या हैं। एंटी कैंसर ड्रग्स को हम कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स बोलते हैं। एंड एक्चुअली कीमोथेरेपी एक थेरेपी है, लेकिन थेरेपी यूज़ कब होती है, ये कैंसर से लड़ने के लिए यूज़ होती है ना। कैंसर सेल्स का सबसे बड़ा जो फीचर है वो ये है कि बहुत जल्दी डिवाइड करते हैं, दे डिवाइड रैपिडली। तो अब फिर कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स कैसे काम करते हैं, तो कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स काम ऐसे करते हैं कि वो ब्लॉक कर देते हैं, स्टॉल कर देते हैं इस प्रोलिफरेशन को। जो कैंसर सेल्स का प्रोलिफरेशन है, उनके डिवाइड होने की जो कैपेबिलिटी है उसको ब्लॉक करते हैं, उसको स्टॉल करते हैं, है ना। एंड कैंसर सेल का जब डिवीज़न रुक जाएगा तो फिर ऑब्वियस सी बात है, तो इसके बाद क्या होता है, डिवीजन ऑफ कैंसर सेल जब रुकता है तो ये कैंसर सेल कैसे रिस्पॉन्ड करती है। तो कैंसर सेल जनरली रिस्पॉन्ड्स बाय ट्रिगरिंग अ पाथवे ऑफ प्रोग्राम कॉल्ड सेल डेथ। याद रखिएगा, जब कैंसर सेल्स का प्रोलिफरेशन रुकता है तो फिर वो क्या करते हैं, ये एक पाथवे स्टार्ट करते हैं और अपने आप को ये सेल सडन सेल डेथ, यानी सेल मर जाती हैं सडनली। इसको हम बोलते हैं एपोप्टोसिस। लिख लो आप लोग अपने नोट्स में ये चीज़, एपोप्टोसिस। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए एपोप्टोसिस क्या होता है। सडन सेल डेथ होती है जो जब आप कैंसर सेल्स के प्रोलिफरेशन को रोकते हो तो एपोप्टोसिस होता है। तो कीमोथेरेपी क्या करती है बेसिकली, इट एलिमिनेट्स द कैंसर सेल्स विदाउट अफेक्टिंग द नॉन कैंसरस सेल्स, है ना। नियर बाय जो है, जो नहीं डिवाइड हो रही उनको इम्पैक्ट नहीं पहुँचाता। बट कई बार कीमोथेरेपी ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं करता, कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। कई बार ऐसी सेल्स जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स में है या बोन मैरो में है तो वो भी इफेक्ट हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स, एंड उनका भी एपोप्टोसिस हो जाता है, ठीक है ना। तो जब सेल डेथ हो जाएगी, मान लो हेयर फॉलिकल के सेल डेथ हो गए, तो ऑब्वियस जाता है कई बार बाल झड़ने लगते हैं, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं, एंड ऑल दिस थिंग्स आर देयर। तो कुल मिलाकर के एक जो ऑन्कोलॉजिस्ट होता है, जो कैंसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, उनका मेन चैलेंज यही होता है कि ड्रग्स को ऐसे आप यूज़ करो, एंटी कैंसर ड्रग्स को, कि उसका साइड इफेक्ट ना हो
और पेशेंट्स में केवल कैंसर सेल्स का ही एपोप्टोसिस हो, नॉर्मल सेल्स का ना हो, ठीक है ना। तो इसके लिए बेसिकली वो क्या करते हैं, एक एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट बनाया जाता है कैंसर के अगेंस्ट, ठीक है ना, एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट। तो ये इट इज़ अ ड्रग अटैच टू एन एंटीबॉडी। एडीसी क्या है, एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट क्या है, जब क्या करते हो आप ड्रग को एक एंटीबॉडी से जोड़ देते हो और वो फिर रिकॉग्नाइज करता है प्रोटीन जो केवल और केवल कैंसर सेल्स में पाया जाता है, ठीक है ना। तो फिर वो मतलब पहले जाएगा बॉडी के अंदर, पहले उन प्रोटीन के माध्यम से कैंसर सेल्स को डिटरमाइन करेगा और उसके बाद उनमें ही एपोप्टोसिस करवाएगा, ठीक है ना। तो एंटीबॉडी जब गाइड करने लगे आपके कीमोथेरेपेटिक ड्रग को तो एडीसी बोलते हैं, एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट बोलते हैं उसको, ठीक है ना। आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। अब क्या होता है, ऑथर ने यहाँ पे एक चीज़ बोली, कई बार क्या होता है जो कैंसर सेल्स हैं वो एंटी कैंसर ड्रग को स्केप कर जाती हैं, बच जाती है उससे। वो कैसे होता है, वो तब होता है जब ये सेल्स एक्सप्रेस करती हैं एलिवेटेड लेवल्स ऑफ अ प्रोटीन, एक प्रोटीन जब इनमें ज़्यादा निकलता है जिनको बोलते हैं पीजीपी, यानी परमिएबिलिटी ग्लाइकोप्रोटीन। लिख लो बस ये चीज़, यही इंपॉर्टेंट है, परमिएबिलिटी ग्लाइकोप्रोटीन जब ये रिलीज करते हैं तो फिर ये बच जाते हैं कीमोथेरेपी उससे, है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, क्रिकेट गेट्स अ शॉट इन द आर्म एज IOC अप्रूव इट फॉर 2028 LA ओलंपिक्स। तो ये आपको पता होगा कि 2028 के LA ओलंपिक्स के लिए क्रिकेट को 2020 फॉर्मेट का जो है उसको इंक्लूड किया गया है। IOC का 141वां एडिशन कहाँ पे हुआ था, अभी ये मुंबई में हुआ, ये भी आपको पता होगा। आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। और बहुत सारी बातें की गई, इंडिया ने 2036 में इंडिया में ओलंपिक्स करने के लिए भी डिमांड की है, तो देखते हैं वो भी सक्सेसफुल कितनी होती कितनी नहीं। आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट इलेक्ट इन इक्वाडोर। तो इक्वाडोर में यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट इलेक्ट आए हैं, इसका नाम क्या है, तो डेनियल नोबोआ, याद रखिएगा डेनियल नोबोआ, इक्वाडोर्स यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट इलेक्ट 35 साल की एज में। एंड इसीलिए मैं थोड़ा आपको इक्वाडोर का एक मैप दिखा दूं कि कौन कौन सी कंट्रीज एटलीस्ट आपको पता रहे। साउथ अमेरिकन कंट्री इक्वाडोर, और ऊपर से लेकर के पूरे ये ऊपर कोलंबिया को टच करती है बॉर्डर में, है ना, और नीचे इधर साइड आपका पेरू को करती है, पूरा नीचे और पूरा ईस्टर्न पार्ट में पेरू को करती है, ठीक है ना। तो और फिर एक वाटर बॉडी पैसिफिक ओशन के साथ भी इसका बॉर्डर बनता है, ठीक है। तो ये आपको इक्वाडोर के बारे में तीन चीज़ें पता होगी। एंडीज़ माउंटेन रेंजेस यहाँ पे भी लाई करते हैं, ये तो आपको पता ही, ये एंडीज़ माउंटेन रेंजेस। यासुनी नेशनल पार्क, एक नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, यासुनी नेशनल पार्क। कायाम्बे वोल्केनो, ये दो चीज़ें आप देख सकते हैं, कायाम्बे वोल्केनो। कोटोपैक्सी, इक्वाडोर में ही है माउंट कोटोपैक्सी, आई थिंक वहाँ का शायद साउथ अमेरिका का सबसे हाईएस्ट है वोल्केनिक मतलब माउंटेन है ये चिम्बाराजो कोटोपैक्सी। तो ये दिख रहा है माउंट, सॉरी सेकंड हाईएस्ट है, सबसे हाईएस्ट चिम्बाराजो है। यहाँ पे देखो चिम्बाराजो भी है, चिम्बाराजो एंड चिम्बाराजो और कोटोपैक्सी दो हैं, सेकंड हाईएस्ट कोटोपैक्सी है, चिम्बाराजो हाईएस्ट है। ये दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा। आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल, ये पूरी चीज़ें आप याद दिमाग में रखिएगा, अच्छी चीज़ें थी, है ना। तो ये आप देखते रहिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड विद मी, आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे न्यूज़ है, गगनयान्स टेस्ट फ्लाइट टू कमेंस ऑन एट 7 AM ऑन October 21। तो यहाँ बात चल रही है फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन, TVD-1 मिशन, जो मैंने कई बार बोला अबॉर्ट मिशन क्या है। तो ये गगनयान का जो क्रू एस्केप मॉड्यूल है, यानी क्रू एस्केप मॉड्यूल जो है, क्रू मॉड्यूल जो है उसका टेस्ट किया जाएगा, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स जो रहते हैं वो एक प्रेशराइज्ड अर्थ लाइक एटमॉस्फेरिक कंडीशन में रहते हैं मिशन में, और क्रू मिशन का ही टेस्टिंग किया जाएगा। इसके अलावा TVD-1 जो है वो जो अबॉर्ट मिशन है उसमें हम क्रू एस्केप, मतलब कल को अगर कुछ गलत होती है, ऊंच नीच हो जाती है, तो हम कैसे निकालेंगे एस्ट्रोनॉट्स को, तो उसके ऊपर है ये, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। यहाँ पे एक आर्टिकल आया है पैलिएटिव केयर के बारे में। पैलिएटिव केयर, अ वे टू रिड्यूस फाइनेंशियल डिस्ट्रेस फॉर पीपल विद लाइफ लिमिटिंग डिसीजेस। अब जो लाइफ लिमिटिंग डिसीजेस होती हैं उनमें खर्चा भी बहुत होता है, आपको पता होगा। इंडिया में कॉस्ट ऑफ हेल्थ बहुत ज़्यादा है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है। हेल्थ के ऊपर जो हमारा बजटरी एलोकेशन है वो बहुत कम है, केवल हम 1.35 GDP का, हम 1.35% GDP का गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज या पेशेंट्स इन सब के हेल्थ एक्सपेंसेस के ऊपर करते हैं। लेकिन
लेकिन और ज़्यादा की ज़रूरत है। स्पेशली इंडिया में जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ हैं, लाइफस्टाइल डिसीज़ेज़ हैं, वो और ज़्यादा लोगों को पॉवर्टी की तरफ धकेल रही हैं। उनका ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग रहता है। जैसे डायबिटीज़ हो गया, डायबिटीज़ अब लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट हो गया है ना, पीरियोडिक हेल्थ चेकअप होता है उसमें, ऑल दिस थिंग्स आर देयर। एंड इस कारण से जो फैमिली होती है उसके ऊपर फिनेंशियल इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं कंटिन्यूस ट्रीटमेंट के कारण, एंड फिनेंशियल टॉक्सिसिटी कई बार आ जाती है फैमिलीज़ में, है ना। तो ऐसे में पैलिएटिव केयर जो है वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहला पैलिएटिव केयर होती क्या है, तो पैलिएटिव केयर एक ब्रांच है मेडिसिन की दैट लुक्स एट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ दोज हैविंग लाइफ लिमिटिंग डिसीजेज लाइक कैंसर, एंड स्टेज किडनी डिसीज, डिबिलिटेटिंग ब्रेन डिसऑर्डर्स, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़, हार्ट डिसीजेज एंड अदर्स। तो ऐसी डिसीजेज जिनको है लाइफ लिमिटिंग डिसीजेज जिनको है, उनको पैलिएटिव केयर जो होती है वो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए होता है। एक्चुअली ये फिजिकल वेलबींग से ज़्यादा उनका फिनेंशियल, मेडिकल, फैमिलियर, सोशल, ये सब वेलबींग देखता है पैलिएटिव केयर में। पैलिएटिव केयर में आप केवल उसको दवाई और ये सब नहीं देते हो कि उसका फिजिकली कोई नुकसान ना हो। पैलिएटिव केयर में आप उसको एक मोरल सपोर्ट देते हो, आप उसकी फैमिली को मोरल सपोर्ट देते हो, आप उसके मेडिकल एक्सपेंसेस कम करने के लिए थोड़ा एफर्ट्स लगाते हो। तो ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द पैलिएटिव केयर, है ना। एंड इट डज नॉट जस्ट टेक केयर ऑफ द फिजिकल डायमेंशन ऑफ हेल्थ बट ऑल्सो लुक्स एट द सोशल एंड इकोनॉमिक रियलिटीज़ ऑफ द पेशेंट एंड द फैमिली। तो पेशेंट और फैमिली की जो सोशल और इकोनॉमिक रियलिटीज़ हैं उनको, उस डायमेंशन को भी देखा जाता है पैलिएटिव केयर में। इंडिया में हालांकि पैलिएटिव केयर का कल्चर इतना ज़्यादा नहीं है, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर का इतना ज़्यादा मतलब रोल है हमारे हेल्थ सर्विस में। और प्राइवेट का आप सबको पता है कि जो मेन एम है वो तो प्रॉफिट मेकिंग है। प्रॉफिट मेकिंग जब भी आप ज़्यादा कोशिश करेंगे तो ऑब्वियस है पैलिएटिव केयर आप नहीं दे पाएंगे, है ना। ऑल दिस थिंग्स आर देयर। अगर आप पैलिएटिव केयर शुरू से ही इनिशिएट कर दे तो लगभग 25% तक आप रिड्यूस कर सकते हैं हेल्थ एक्सपेंडिचर को, है ना। एंड इसमें आउट पेशेंट विजिट, इन पेशेंट विजिट, होम बेस्ड केयर, ये सारे जो अलग अलग तरीके हैं ये जो है वो रिड्यूस करते हैं। अब ऑब्वियस बात है कि किसी को आप आईसीयू में ना रखो, उसको होम बेस्ड केयर प्रोवाइड कर दो तो आईसीयू का खर्चा तो बच गया ना उसका, तो पैलिएटिव केयर में आ गया क्योंकि आपने वहाँ पे उसकी जो इकोनॉमिक रियलिटीज़ थी उसको ध्यान में रखा, उसके बाद आपने उसको इलाज करिया, ठीक है। ऑथर का कहना है वोकेशनल रिहेबिलिटेशन और सोशल रीइंटीग्रेशन ये क्रूशियल एलिमेंट्स है पैलिएटिव केयर के, है ना। ऑब्वियसली बात है, मान लो कोई व्यक्ति था जिसको एड्स हो गया, सपोज करो, अब आपका सोसाइटी उसको स्टिग्मा ना रखे उसके अगेंस्ट या ये सारी चीज़, तो पैलिएटिव केयर में ये भी आएगा कि उसका आप सोशल रीइंटीग्रेशन करो, उसको किस तरीके से आप सोशल उसमें डाल सकते हो। ऑल दिस थिंग्स आर देयर। ऑथर का कहना है फाइनली प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम है कि इंडिया में पैलिएटिव केयर में इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। हमारे यहाँ अभी भी प्राइवेट सेक्टर जो है वो ओवरटेक करके रखा हुआ है हेल्थ सेंटर को। ऐसे में हमको चाहिए कि पैलिएटिव केयर जो है वो वेल्थ जनरेटिंग स्पेशलिटी नहीं है, वो एक्सपेंस सेविंग स्पेशलिटी है। तो किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं वो एक बड़ा सवाल रहेगा गवर्नमेंट के लिए। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। यहाँ पे बात करते हैं कन्फ्रंटिंग द लॉन्ग टर्म रिस्क्स ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लॉन्ग टर्म रिस्क्स क्या क्या हैं उनके बारे में ऑथर ने यहाँ पे बोला है। सबसे पहले ऑथर ने एक मूवी के बारे में बताया है, एक एक्स मशीना, है ना, जिसमें उन्होंने कहा कि एक एवा नाम का एआई रहता है, उसको इनिशियली तो आप एक सिंथेटिक इंटेलिजेंस के रूप में आप देखते हैं, लेकिन बाद में फिर वो ह्यूमंस को ही मैनिपुलेट करने लगती है, उनको आउटविट कर देती है, अपने क्रिएटर्स के ऊपर ही रूल करना शुरू कर देती है। तो ऑथर ने कहा ये तो हालांकि बहुत लॉन्ग टर्म का एक रिस्क है, लेकिन जो टैंजिबल रिस्क है जो शॉर्ट टर्म में अभी आपको देखने को मिल रहे हैं वो हैं जैसे डे टू डे लाइफ में कई जगहों पे आपने रोबोट्स का माल फंक्शनिंग देखा है, कई जगहों पे आपने देखा होगा कि जो मतलब आपने ओवर एम्फेसिस अगर एआई पे किया है तो कई जैसे चैट जीपीटी है, गलत इन्फॉर्मेशन दे देना, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे रिस्क ज़्यादा हैं अभी, है ना। सबसे पहली बात ऑथर ने यहाँ पे कोट किया है युवल नोहा हरारी को, जिन्होंने सेपियंस नाम की बुक लिखी है। अगर आपने नहीं पढ़ी है सेपियंस तो ज़रूर पढ़िएगा, इट्स मस्ट रीड, बहुत अच्छी किताब है, बच्चों को एटलीस्ट पढ़ाने के लिए तो और अच्छी है, 15, 16, 17 साल के बच्चों को। तो युवल नोहा हरारी की सेपियंस आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। इन्होंने रिसेंटली बताया था कि क्यों एआई और बायोटेक्नोलॉजी का एमलगमेशन नहीं होना चाहिए, एआई और बायोटेक का एमलगमेशन नहीं होना चाहिए, उसके बारे में बोला था। और इसके अलावा एक और चीज़ है
ऑथर ने ये कहा कि ज़रूर हमको कॉशियस रहना चाहिए कि मान लो हम अपने इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को, जैसे वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इन सबको एआई के ऊपर रिलायंट कर देंगे तो कल को कोई मैल फंक्शन होता है या मान लो एआई सिस्टम ने खुदा ना खास्ता मैनिपुलेशन कर लिया ऐसे सिस्टम्स का, तो आपकी तो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हो गया आपके ऊपर, आपका वाटर अवेलेबिलिटी हो गया। तो पिवटल सर्विसेज जो है वो एआई डिपेंडेंट रखनी कि नहीं, इसके ऊपर थोड़ा बहुत ज़्यादा हमको सोचने की ज़रूरत है ना। और ये पब्लिक वेलबींग को भी इम्पैक्ट करता है, वाटर अवेलेबिलिटी, ग्रिड हो गया, जो ग्रिड है इन सबको कंट्रोल मान लो कल को एआई करने लगे, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा ऑथर ने ये कहा है कि ऑब्वियस सी बात है, जो ह्यूमन कॉग्निटिव टास्क्स हैं, ह्यूमन कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, उनको तो आउटविट कर सकती है एआई, ये तो हम सब ने देख लिया, ठीक है ना। एंड एआई जो है अपने आप में सीखती रहती है, और ऑब्वियस बात है अगर कोई चीज़ सुपर इंटेलिजेंट है, वो सीख रही है, तो क्या भरोसा कि वो ऐसी चीज़ें जो करप्टेड या मैलिशियस प्रैक्टिसेस उनको नहीं सीखेगी, है ना। देयर कैन नॉट बी अ गारंटी श्योर शॉट, है ना। और इसी कारण से ऑथर ने कहा कि एक यूनिफाइड अप्रोच के साथ हमको उनको रेगुलेट करने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि सारी अलग अलग कंट्रीज अलग अलग तरीके से रेगुलेट करने की कोशिश कर रही हैं। इसमें ऑथर ने कहा है कि जो एक ईयू का एआई एक्ट आया है वो थोड़ा ठीक ठाक एक्ट है, लेकिन उसमें भी हमको और ज़्यादा एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की ज़रूरत है, होलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत है। हम किसी एक चीज़ को लेकर के नहीं बढ़ सकते। तो ऑथर ने वही कहा कि जो सारी कंट्रीज उनको मिल करके एक कॉन्स्पिक्यूअस मतलब एक कोलैबोरेशन करने की ज़रूरत है, एक कोहेसिव तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे आगे बढ़ने की ज़रूरत है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। सेकंड जो आर्टिकल है वो ऑथर ने लिखा है इंडियन हिमालयन रीजन के रिगार्डिंग, और कहा है कि उसको खुद का उसका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए। ऑथर ने सबसे पहले तो ईआईए के बारे में बताया है कि ईआईए क्या होता है। ईआईए होता है बेसिकली एक टूल जो कि आइडेंटिफाई करता है इन्वायरमेंट, सोशल, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट बिफोर इट इज़ इम्प्लीमेंटेड। राइट इट डाउन, इसको डेफिनेशन के रूप में आप कल को अगर आता है तो लिख सकते हैं। ईआईए एक वो टूल है जो कि आइडेंटिफाई करता है इन्वायरमेंटल, सोशल, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट बिफोर इट इज़ इम्प्लीमेंटेड, ठीक है ना। इसके अलावा ये टूल जो है वो कंपेयर करता है वेरियस अल्टरनेटिव्स को फॉर अ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट, एनालाइज करता है, प्रिडिक्ट करता है ऑल पॉसिबल इन्वायरमेंटल रिपरकशंस को, है ना। मतलब सारी चीज़ें आप देखते हैं कि प्रोजेक्ट कैसे होगा, क्या क्या इसके इम्पैक्ट होंगे, ये सारी चीज़ें ईआईए की मदद से आप देखते हैं। तो कुल मिलाकर के आप एक इन्वायरमेंट प्रो एक्टिविटीज़ कैसे आपको अंडरटेक करनी है उसके रिगार्डिंग आप ईआईए करते हैं किसी एक रीजन का, तब जा करके आप वहाँ पे कोई अगर आपको चीज़ करनी है, प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो आप करते हैं, ठीक है ना। काम बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होता है, रिलायबल डेटा होना चाहिए, तभी आप इसके रिजल्ट्स को मान सकते हैं, ठीक है ना। ऑल दिस थिंग्स आर देयर। अब हमारे यहाँ जो दिक्कत है ईआईए में, वो दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि हमारे यहाँ बॉक्स टिकिंग अप्रोच होती है। मतलब एक बॉक्स है, उसमें 4-5 चीज़ें रखी हैं, आपने टिक कर दिया, हाँ ये कर दिया, ये कर दिया, कर दिया। मतलब वो एक वेल डिफाइंड एक मतलब कहने रेशनल तरीके से हम ईआईए नहीं करते। इसी कारण से बहुत सारे प्लेसेस हैं इंडिया में जहाँ पे इन डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी हो चुका है ऑलरेडी, है ना। ये आपको पता होगा। 1994 27 जनवरी में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है उसने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत पहला ईआईए नोटिफिकेशन दिया। उसके बाद फाइनली आपने 11 सालों में बहुत सारे रिप्लेसमेंट हुए, 12 अमेंडमेंट्स हुए, और 2006 का फिर ईआईए नोटिफिकेशन आया। हालांकि ईआईए नोटिफिकेशन 2006 में भी अमेंडमेंट किया जा चुका है, इसको भी अमेंड किया चुका है, फाइन ट्यूनिंग की जा चुकी है, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड बने वो ईआईए नोटिफिकेशन 2006 बने, है ना। एंड ऑल दिस थिंग्स आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एंड अब बहुत सारी दिक्कत क्या है इंडिया के ईआईए में कि जो प्रोजेक्ट्स हैं जैसे सारे जो एरियाज़ हैं उनको सेम स्टैंडर्ड या सेम बेंचमार्क के थ्रू ही आप असेस करते हैं, ये सबसे गलत है। ऑथर ने कहा कि सेम स्टैंडर्ड्स नहीं हो सकते। जैसे इंडियन हिमालयन रीजन जो हो गया, इसकी वल्नरेबिलिटी और फ्रेजिलिटी जो है उसको सेपरेटली कंसीडर नहीं किया गया है ईआईए के अंतर्गत। तो अब ऑब्वियस सी बात है, जब आप ईआईए करेंगे यहाँ पे, अब अभी तो आप ऑन पेपर जाएंगे, पेपर के माध्यम से करना शुरू करेंगे, तो आप उन्हीं स्टैंडर्ड्स के माध्यम से यहाँ पे भी एनालाइज करेंगे जैसे आप नॉर्मल किसी प्लेन एरिया में करते हैं। बट इंडियन हिमालयन रीजन अपने आप में बहुत फ्रेजाइल है, अपने आप में बहुत ज़्यादा ये वल्नरेबल है, प्लस ऑलरेडी हिमालयाज ग्रो कर रहे हैं, तो टेक्टोनिक जोन, ये सारी चीज़ें भी है वहाँ पे, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स मस्ट बी कंसीडर्ड, यही चीज़ ऑथर ने यहाँ पे बोली है।
ऑथर ने कहा है कि ईआईए में क्या दिक्कत है। तो पहला ऑथर ने कहा है कि कोई रेगुलेटर नहीं है नेशनल लेवल पे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में सजेस्ट भी किया था कि रेगुलेटर के लिए इंडिपेंडेंट, ऑब्जेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट अप्रेजल की बात की थी इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए एंड ऑल, बट वो ऐसा अभी तक कोई इंडिपेंडेंट रेगुलेटर नहीं आया है जो कि ईआईए और इन सब चीज़ों को देखे। दूसरा ऑथर ने कहा कि बॉक्स टिकिंग अप्रोच जो मैंने आपको बताई कि ऑलरेडी हम सिर्फ चेक बॉक्स कर रहे हैं, टिक कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो ये था एनालिसिस आपका था आज 17 अक्टूबर का। आई होप आपको समझ में आया होगा। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।